नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे एग्जाम साइंस स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 36 करने वाले हैं। आज के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्या कहें, सिंपल भी हैं और कहीं ना कहीं हम प्रीवियसली करा चुके हैं। तो इसलिए आज का स्कोर हम एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आज 20 में 20 आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 20 में 20 किए या नहीं, या आप 20 में कितने क्वेश्चंस को सही किए। इसलिए मैंने बोला क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछली बार जो रिवीजन हम करवा चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको करवा चुके हैं, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं हमसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना, जिससे सारे वीडियोज़ के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, अब ये वाले पीडीएफ को जानते होंगे, मैं बार बार बताना सही नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 30% डिस्काउंट चला, एक बार बाई कर लीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है। इस प्रश्न को हमने कल भी बताया था। तो पूछ रहा है खून का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब यहाँ पे बात करें इसका 7, यहाँ पे अगर जो किसी का पीएच वैल्यू है तो होता है जल का। अब 7 किसी का पीएच वैल्यू है तो उसको हम उदासीन बोला जाता है। यहाँ पे अगर जो पीएच वैल्यू 7 से कम होता है तो वो अम्लीय कैटेगरी में आता है। 7 से ज़्यादा होता है यानी कि +7 कोई भी होता है तो आपका क्षारीय कैटेगरी में आता है। तो ब्लड को इसीलिए हम बोलते हैं क्षारीय ऊतक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो खून हो गया एक प्रकार का क्षारीय ऊतक है। पीएच होता है 7.4 यानी कि 7 से ज़्यादा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्षारीय। यहाँ पे आया है कम क्षारीय या अधिक क्षारीय, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका थोड़ा सा, यहाँ पे अधिक क्षारीय नहीं होगा क्योंकि 7 से थोड़ा सा अधिक है, तो कम क्षारीय यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और एक बात और, इंस्टाग्राम हैंडल वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे भी मिलती रहती है। आपको सर्च करना है एग्जाम गुरु इंस्टाग्राम में अगर जो आप चलाते हो सुधीर और 1। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और, अगर जो आपको बहुत सारे फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो आप www.allexamguruji, ठीक है, allexamguruji.com, इसको ओपन करिए वेबसाइट को। इसमें फ्री पीडीएफ और पेड पीडीएफ के 2 कैटेगरी है, वहाँ से जाके जो भी आपको अच्छा लगे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी पोलियो तथा चेचक चिकन पॉक्स जैसी गंभीर बीमारियों के कारण है। तो यहाँ पे पूछा है जो पोलियो होता है और चेचक होता है, चेचक को जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, पोलियो की बात करें और छोटी चेचक की बात करें जिसको चिकन पॉक्स, दोनों किसके कारण होता है? तो दोनों आपका होता है विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण, या फिर आप कह सकते हो वायरस के कारण। ठीक है, वायरस के कारण होता है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पोलियो को हम पोलियो माइलिटीज भी बोलते हैं और पोलियो माइलिटीज वायरस बोलते हैं, और इसको हम हिंदी में कई लोग शिशु अंगघात बोलते हैं, शिशु अंगघात भी बोलते हैं। ठीक है, शिशु अंगघात भी बोलते हैं, और दोनों वायरस के कारण होता है। यहाँ पे बात करें पोलियो का, मैंने बताया जो पोलियो का वायरस होता है पोलियो माइलाइटिस होता है, और यहाँ पे चेचक का जो वायरस होता है वेरिओला वायरस होता है। ठीक है, वेरिओला वायरस से फैलता है, दोनों वायरस से फैलता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायरस या विषाणु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थाइमस ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो थाइमस ग्रंथि से आपका थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। थाइमोसिन की बात करें, आपने सुना होगा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में टी कोशिका आपका इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ये हमारा जो क्या करता है, जो रोग प्रतिरोधक हमारी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, ये टी कोशिका उसके विकास को उत्प्रेरित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे थाइमोसिन ग्रंथि थाइमस ग्रंथि से कौन सी हार्मोन्स निकलती है? तो थाइमोसिन हार्मोन्स निकलती है। ठीक है, तो इसका कार्य भी आपने देख लिया, टी कोशिका के विकास को उत्प्रेरित करती है। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये क्वेश्चन तो बच्चे बता देंगे। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकारकर्ता यानी कि सारे ब्लड ग्रुप के खून ले सकता है? तो आपका सार्वभौमिक स्वीकारकर्ता की बात करें ए भी होता है, और सर्व डोनर की बात करें जो सबको दे सकता है वो O+ होता है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। कई बार मैंने बताया, कल भी मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रकार का हार्मोन्स होता है, कहाँ से स्रावित होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, कौन सा रोग निकेल के कारण होता है? तो निकेल के कारण कौन सा रोग होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपने एक नाम सुना होगा रोग का, एक्जिमा। एक्जिमा एक प्रकार का चर्म रोग है। ठीक है,
इसको हम त्वचा शोधक बोलते हैं हिंदी में। एक्जिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम त्वचा शोधक बोलते हैं। और सामान्यतः उन जगहों पे होती है जहाँ पर निकल की मात्रा अधिक होती है, जहाँ पे कर्मचारी कंपनियों में काम करते हैं और त्वचा से उनके निकल स्पर्श होती है, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक स्पर्श होती है, तो ये त्वचा शोधक या एक्जिमा रोग हो जाता है, ठीक है। तो निकल के कारण होता है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स स्त्रियों में पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्त्रियों में पाया जाता है कौन सा हार्मोन? तो एस्ट्रोजन है, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोजेस्टेरोन, और तीसरा है टेस्टोरोजन, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हार्मोन्स ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इन्हें हम मादा हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा हार्मोन्स भी बोलते हैं, विशेषकर महिलाओं में पाए जाते हैं, ठीक है, महिलाओं में ही पाए जाते हैं, ये कह सकते हैं। और प्रजनन स्वास्थ्य प्रभाव ये इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। निर्माण कहाँ पे होता है? तो निर्माण आपका अंडाशय में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, मीन माता रोग। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक प्रकार का तंत्रिका विकार है। क्वेश्चन वही है, कई बार रिपीट होकर यहाँ पे अलग अलग टाइप से पूछा गया है। तो यहाँ पे पूछा है मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो किस प्रकार के मछली को सेवन करने से होता है। देखो यहाँ पे मैंने बताया, अब यहाँ पे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में पारे का काम होता है, ये नदी आ रही है, यहाँ पे फैक्ट्री के पानी आ रहा, तो यहाँ पे पानी में पारा आ गया। अब पारे की मान लो पारे का काम होता है, पानी में पारा आ गया, पारे से क्या होती हैं, पारा पानी में आ गया तो पानी में मछलियाँ रहती हैं, और मछलियों ने पारे वाली पानी का सेवन किया तो उनको क्या हो जाएगा? मीन माता रोग हो जाएगा। अब उस मछलियों को आप आते हो नदी से निकालते हो, उसको आप खाते हो, तो मीन माता रोग किसको हो गया? आपको हो गया। जापान का एक शहर था मीन माता, सर्वप्रथम इस यहाँ पे ये रोग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पारे का सेवन जब मछलियाँ करती हैं तब उनको मीन माता रोग होता है। ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? तो 3 भागों में विभाजित है। इसमें तीनों आपको ध्यान रखने वाली बात है। 3 भागें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो मैंने आपको बताया था कल वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन था मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये ध्यान रखिएगा प्रमस्तिष्क होता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। और मैंने बोला यहाँ पे मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है। एक तो आपका हो गया पहला ब्रेन स्टोम, क्या होता है? ब्रेन स्टोम, ठीक है, ब्रेन स्टोम हो गया। उसके बाद आपका आता है अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क, और तीसरा होता है प्रमस्तिष्क, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा प्रमस्तिष्क होता है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10 का, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस या एड्रेनलिन, क्या क्वेश्चन है? अधिवृक्क रस या एड्रेनलिन को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? तो अधिवृक्क रस की बात करें, एड्रेनलिन की बात करें, तो हम कहाँ से रखते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं? इसको हम हार्मोन्स की कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये आएगा क्वेश्चन कि एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है ये कहाँ से स्रावित होती है? तो अधिवृक्क ग्रंथियाँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ से स्रावित होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल द्रव्य जो रक्त के आयतन का 55% होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। अब प्लाज्मा 55% होता है ब्लड में, और इस 55% में बात करें लगभग 90% आपका 92% आपका जल होता है या वाटर होता है। प्लाज्मा की विशेषता की बात करें, हल्का पीला रंग होता है, हल्का पीला रंग यहाँ पे दिया हुआ है, हल्का पीला रंग होता है प्लाज्मा, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें, कुछ क्षारीय होता है, पारदर्शक होता है और तरल होता है, ठीक है। तो एक प्रकार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूछा है जो रक्त आयतन का होता, तो यहाँ पे प्रद्रव्य या प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, महिला में गर्भाशय होता है, तो महिला में एकल गर्भाशय होता है, ध्यान रखिएगा, एकल गर्भाशय, हाँ, जिसको बोलते हैं हम बच्चादानी, ठीक है, जो गर्भ के रूप में जानते हैं यहाँ पे बच्चादानी को, तो एकल गर्भाशय होता है महिलाओं में। 13 की बात करें, भारत में शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आवश्यक स्वीकृति और यहाँ पे औसत कैलोरी कितनी है, कितनी कैलोरी औसत लेनी चाहिए? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो ग्रामीण हो गया, एक तो ग्रामीण पूछता है, एक तो शहरी पूछता है, दोनों पता होना चाहिए। शहरी की पूछे तो 2100 कैलोरी आवश्यक होता है, ग्रामीण का पूछे तो 2400 कैलोरी आवश्यक होता है। ग्रामीण ज़्यादा काम करते हैं, ये मान सकते हो, तो 2100 कैलोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि शहरी पूछा है। 14 की बात करें, निद्रा रोग या स्लीपिंग सिकनेस निम्नलिखित में से किस कीट के कारण फैलता है? तो मक्खी होती है एक प्रकार की सीसी मक्खी, जिसके कारण निद्रा रोग होता है, और यहाँ पे ट्रिप्नोसोमा नामक एक वायरस होता है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क
मस्तिष्क के रूप में संकेत प्राप्त करता है। मस्तिष्क किसके रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है? तो वैद्युत आवेग के रूप में यहाँ पे संकेत प्राप्त करता है और भेजता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आशा करेंगे आप 20 में 20 अटेम्प्ट करोगे। बहुत ही सिंपल है आज का सेट, ये जो आप कर रहे हो। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से विटामिन के निम्नलिखित में से किससे संबंधित? देखो यहाँ पे विटामिन के आपको पता है रुधिर स्कंदन में जिम्मेदार होता है। रुधिर स्कंदन में जिम्मेदार होता है, यानी कि ब्लड के जमने में जिम्मेदार होता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखा। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? खून का जमना। लेकिन विटामिन के साथ साथ आपको और ध्यान रखना है, विटामिन के किसकी सहायता से खून जमाता है? कैल्शियम की सहायता से। ये कैल्शियम आप लोग छोड़ देते हो। आप जानते हो कि कैल्शियम से सिर्फ हड्डियों में होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, या फिर कैल्शियम आपके दांतों में होता है? नहीं, कैल्शियम हड्डियों में भी होता है, दांतों में भी होता है, हड्डियों को मजबूत भी करता है। लेकिन कैल्शियम यहाँ पे विटामिन के साथ मिलकर रुधिर स्कंदन में सहायता भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसे डिटॉक्टिफिकेशन बोलते हैं। डिटॉक्टिफिकेशन बोलते हैं। शरीर के किस अंगों में होती है? ये जो डिटॉक्टिफिकेशन की प्रक्रिया होती है शरीर के लीवर या यकृत में होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, अपच के इलाज के लिए निम्नलिखित प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अपच की बात करें, इसके लिए प्रति अम्ल या एंटासिड प्रकार की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? अमाशय में जाता है और जो अम्लीय चीज़ें होती हैं हमारे अमाशय में, उसको क्या करता है? अब यहाँ पे उसको कम करता है या उदासीन बनाने का प्रयास करता है। कौन? एंटासिड जो होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, 19 की बात करें, ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण किसके द्वारा? तो देखो यहाँ पे आपने पढ़ा, दो चीज़ें होती हैं, एक तो सिरा होता है, एक तो आपका धमनी होता है। आपने पढ़ा कि धमनी शुद्ध रक्त के ले जाता है और यहाँ पे जो सिरा होता है वो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता। ठीक है, जब रक्त में आपका O2 मिल जाता है या ऑक्सीजन मिल जाता है, शुद्ध हो जाता है। O2 नहीं मिलता आपका तो अशुद्ध होता है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलता, अशुद्ध होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए। सिरा अशुद्ध रक्त को ले जाता है, वेन्स अशुद्ध रक्त को ले जाता है, और धमनी जो होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। लेकिन इसमें एक अपवाद होता है, जो आपका एक होती है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी, और आपका होता है एक होता है पल्मोनरी सिरा। ठीक है, तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों अपवाद की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपवाद कैसे? तो इसको मैंने आपको जब टॉपिक बताया था पूरा अच्छे से मैंने 10 मिनट इसी में दिया था। मैं फिर से उसमें फंसना नहीं चाहूँगा, लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। तो पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को ले जाती है, और पल्मोनरी जो सिरा होता है वो शुद्ध रक्त को ले जाता है। ये दोनों ध्यान रखिएगा अपवाद, और विशेषकर एग्जामों में आजकल अपवाद ही पूछता है। तो यहाँ पे पूछा ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण कौन करता है? तो इसमें देखो धमनी तो है नहीं, धमनी नहीं है तो पल्मोनरी सिरा होगा। तो पल्मोनरी सिरा नहीं है तो फुफ्फुस सिरा है। पल्मोनरी को हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो कोलेस्ट्रॉल की बात करें, एक प्रकार का वसीय पदार्थ होता है। तो वसा हो गया ऑप्शन नंबर ए। और बात करें जिसे लिपिड के रूप में भी जाना जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाए तो एक प्रकार की आपने सुना होगा कि साइलेंट डेंजर बोलते हैं इसको, साइलेंट डेंजर। ठीक है, साइलेंट डेंजर या मौन संकट, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, आप सीधा मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। ठीक, सीधा हार्ट अटैक से आप मर जाओगे कोलेस्ट्रॉल जब अधिक हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर वसा होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका अधिकता से साइलेंट डेंजर या मौन संकट भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से कमेंट करिए और मेरा दिल खुश करिए, और बताइए कि आपने 20 में 20 किए, 20 में कितने किए, जो भी 18 प्लस किए बहुत अच्छा किए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।